से हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर में बता देता हूँ कि क्या क्या हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे इंट्रोडक्शन के बाद इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी और इसके टाइप पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग चार्ज पढ़ेंगे, चार्ज के बाद उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और फिर इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। फिर हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमें कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट कैसे प्राप्त होता है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक सिंबल पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे सर्किट है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक सिंबल 2 बार लिख गया है। तो फिर इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ेंगे और फिर इलेक्ट्रिक सर्किट के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। रिलेशन पढ़ेंगे इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन, जिसको हम ओम्स लॉ कहते हैं, ठीक है ना। फिर कॉज ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे और इसकी यूनिट पढ़ेंगे। कंडक्टर, इंसुलेटर और रजिस्टर्स पढ़ेंगे हम यहाँ पे। फिर हम लोग ये पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस किस बात पर डिपेंड करता है, किन किन बातों पर डिपेंड करता है। फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम रेजिस्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। और फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर भी पढ़ेंगे। फिर इनके बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, जिसको हम जूल्स लॉ भी बोलते हैं। फिर हम लोग कुछ इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और देन फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो कि एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है क्या है? इंट्रोडक्शन। ओके, चलो। तो बच्चों, अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, चैप्टर का जैसा नाम है इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आखिर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, है ना। तो आप लोगों के मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटी होगी कि इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो बच्चों देखो, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हमारी लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट, हमारी लाइफ का एक, हम ये कह सकते हैं कि हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी सोसाइटी में, ठीक है। सपोज़ करो कि अगर किसी सिटी में या आपके शहर में कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो अपनी लाइफ को कैसी लगेगी, है ना। तो कैसा लगेगा अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी? तो आप अपने जो वर्क्स हैं, जो डे टू डे लाइफ में आप लोग करते हो, वो सारे काम बंद हो जाएंगे। कोई भी इंटरनेट नहीं होगा, कोई भी फ़ैन नहीं होगा। तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमारे लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी पर ही डिपेंड करते हैं, है ना, जिनको हम करते हैं। और जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी तो क्या होगा? तो हमारे वो सारे काम रुक जाएंगे। सिंपल सी बात है ना। समझ गए होगे इतना? यानी कि हम लोग ओवरऑल ये कह सकते हैं कि हम अपनी लाइफ को विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इमेजिन नहीं कर सकते हैं, है ना। क्या नहीं कर सकते हैं? इमेजिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इमेजिन नहीं कर सकते हैं विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है बात? तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। तो अगर हम सिंपल से शब्दों में कहें तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? एक टाइप की एनर्जी होती है। क्या होती है? एक टाइप की एनर्जी, जिससे हम लोग हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं, पावर, किसी भी मशीन को चलाने के लिए पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब इसके हम यूजेस पढ़ते हैं। कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लेता है कि इंपॉर्टेंस या यूज़ बताओ इलेक्ट्रिसिटी के, है ना। तो अगर हम इनकी यूजेस की बात करें तो बहुत सारे हम लोग यूज बता सकते हैं इसकी। जैसे कि हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है हीटिंग के लिए, लाइटिंग के लिए, हीटिंग के लिए, और फ़ैन वगैरह या जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। दूसरी बात कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी होता है, बहुत सारी मशीन्स को चलाने के लिए, डिफरेंट टाइप की मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए। क्लियर है?
तीसरा जो इसका यूज़ है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट्स में, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिक ट्रेन्स को खींचने के लिए, चलती हैं कि नहीं चलती हैं, आप लोगों ने देखी ही होंगी। और बहुत सारे अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं चलने के लिए, है ना, ऑपरेट होने के लिए, जैसे कि रेडियो, ट्रांजिस्टर, टॉर्च, टेलीफोन, टेलीविज़न। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे वो चीज़ें हैं, वो अप्लायंसेस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी के टाइप क्या होते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के टाइप की बात करें तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की होती है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को दोनों टाइप्स की बात करें तो पहली वाली होती है इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरी वाली क्या होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा अगर हम इन दोनों की एक एक करके बात करें तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या होती है, इसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें कि ये होती क्या है, तो यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनना कि यहाँ पर जो चार्ज होते हैं वो रेस्ट पर होते हैं, यानी कि हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में उन सारी चीज़ों की बातें करते हैं, उन सारे फिनोमिना की बातें करते हैं जिसमें चार्ज किस पर होते हैं, रेस्ट पर होते हैं। किस पर होते हैं, रेस्ट पर होते हैं। क्लियर है बात, आई होप समझ में आ गई होगी आप लोगों के। यानी कि हम वो सारी घटनाओं की बात करेंगे जो चार्जेस की वजह से तो हो रही होंगी, लेकिन चार्ज कैसे होंगे, रेस्ट पर होंगे। और फिलहाल हमको ये वाली इलेक्ट्रिसिटी अपने सिलेबस में नहीं पढ़नी है, ठीक है। ये वाली इलेक्ट्रिसिटी हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जैसे क्लास 12 में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसके एक एग्जांपल की बात करें तो जो ड्यूरिंग द रेन आप लोग स्काई में लाइटिंग देखते हो, है ना, वो इसी का एक बेस्ट एग्जांपल है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की बात करें उसका एक बेस्ट एग्जांपल है। और अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जो डेली लाइफ में हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो बेसिकली कौन सी वाली इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है। इसमें चार्जेस क्या होते हैं बेटा, मोशन में होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। अब एक हम टॉपिक इसमें ऐड करते हैं, क्या, कि हाउ फ्रिक्शन चार्जेस अ बॉडी, यानी कि फ्रिक्शन की वजह से कोई बॉडी चार्ज कैसे होती है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ प्रूफ होती है कि जैसे कि मान के चलो ग्लास रॉड ले लेते हैं हम, ग्लास रॉड जिसको हम सिल्क से क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। तो जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से रब करते हैं तो बेसिकली वो कौन सा फिनोमेना होता है, फ्रिक्शन वाला फिनोमेना होता है, ठीक है। कौन सा फिनोमेना होता है, फ्रिक्शन वाला फिनोमेना होता है। अगर हम इसकी बात करें तो हम ये देखते हैं कि जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्लास रॉड से किस पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, सिल्क पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। किस पर हो जाते हैं, सिल्क पर। जैसे ग्लास रॉड को अगर हम सिल्क से क्या करें, रब करेंगे ना, तो वो क्या हो जाएंगे, बेसिकली वो ग्लास रॉड से उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जो कि ग्लास रॉड पर रहे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से सिल्क पर क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, अच्छा ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो ग्लास रॉड होते, जो ग्लास है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, लूज़ कर सकता है। इसकी एक प्रॉपर्टी है, इसका एक नेचर है कि ग्लास रॉड क्या कर सकता है, ग्लास रॉड इजीली इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, लूज़ कर सकता है ना। तो अब हम यहाँ पे कंक्लूज़न क्या देखते हैं कि जो ग्लास रॉड है वो बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और सिल्क क्या हो जाती है, सिल्क पर इक्वल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर है बात, ठीक है। एक और एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, जैसे एक एबोनाइट की रॉड लेते हैं और कुछ फर लेते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पर जब इन दोनों को रब करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो एबोनाइट की रॉड है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है ना, और जो फर हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। तो अब हम यहाँ से कंक्लूज़न क्या निकालते हैं, जैसे आपने देखा कि ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हुई, कैसे हुई, पॉजिटिवली चार्ज हुई, और सिल्क कैसी हुई, नेगेटिवली चार्ज हुई। तो ऐसा हुआ क्यों था, देखो मैंने यहाँ पे सीधा साफ साफ लिखा है कि कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सम इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ग्लास टू सिल्क, यानी कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि ग्लास पर थे
वो सिल्क पर चले जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना ग्लास से हटकर किस में चले जाते हैं, सिल्क में। और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है बेसिकली वो निगेटिव चार्ज होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो निगेटिव चार्ज है वो ग्लास से हटकर सिल्क में जा रहा है। तो सिल्क कैसी हो जाएगी, यानी कि सिल्क पर पहले से कुछ निगेटिव चार्ज तो है ही है और अमाउंट का निगेटिव चार्ज और ऐड हो जाता है, तो इसलिए ओवरऑल सिल्क क्या हो जाती है, निगेटिवली चार्ज हो जाती है। और ग्लास रॉड क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज। क्यों, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन्स हट जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स उससे क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। क्लियर है बात। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने देखा कि इबोनाइट रॉड जो थी वो हमारी निगेटिवली चार्ज होगी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि एबोनाइट पर जो निगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं वो बेसिकली और ऐड हो गए। और फर कहाँ से ऐड हुए, फर में से। तो फर क्या कैसी हो गई, फर हो गए पॉजिटिवली चार्ज, यानी फर से निगेटिव चार्ज हट गया, एबोनाइट रॉड पर आ गया। तो ओवरऑल हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, यानी जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गिव अप करती है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है, वो कैसी हो जाती है, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। और वो कैसी हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। और जिस पर इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं वो कैसी हो जाती है, निगेटिवली चार्ज होती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आई होप। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना, नोट कर लेना इस बात को। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंपल सी बात समझो कि अगर हम दो बॉडी को चार्ज कर रहे हैं तो होगा क्या, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक बॉडी पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। ठीक है, तो अब होगा क्या यहाँ पर कि जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकले वो तो हमारी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और जिस बॉडी पर पहुँचे वो हमारी क्या हो जाएगी, निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। क्लियर है बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर का जो हमारा मेन और पहला टॉपिक जो है वो क्या है, हमारा चार्ज। क्या है, चार्ज। सो बेसिकली सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्ज। ये चार्ज क्या होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ाई होगा कि ये क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना। ये क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। बीच में क्या होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, आपको पता ही है। ये क्या है, न्यूक्लियस है, पता ही होगा। और बाहर ये क्या होती हैं, सर्कुलर टाइप की ये शेल्स होती हैं। और इसमें क्या होते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बेसिकली अगर हम किसी भी मैटर की बात करें तो किसी भी मैटर की एक लास्ट स्टेज है जिसको हम एटम बोलते हैं, बेसिक स्टेज कह सकते हैं आप, है ना। तो ये होती हर एक मैटर के पास है। क्लियर है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि जो चार्ज होते हैं वो बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की। ठीक है, अगर हम किसी भी मैटर को इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इन चार्जेस की वजह से यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वजह से, है ना, इन्हीं चार्जेस की वजह से वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है। सो बेसिकली चार्ज क्या है, चार्ज एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की कि जिसकी वजह से अगर हम किसी मैटर को इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो बेसिकली वो मैटर क्या करता है, अपने ऊपर एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट कूलम होती है। इसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। इसको हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात का ध्यान रखना, है ना। और ये क्या होती है कि स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी तो आपने पढ़ी होंगी क्लास 9th में। ठीक है, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बेसिकली दो टाइप के चार्ज होते हैं। एक हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज हम किनको कहते हैं, बेसिकली जो प्रोटॉन पर चार्ज होता है उसी को हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पर होता है उसको हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं, ना। दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं। कैसे, इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। बट अंतर किस बात का होता है, एक के सामने नेगेटिव लगा होता है, एक के सामने प्लस लगा होता है, माइनस प्लस का अंतर होता है ना। तो
मैग्नीट्यूड इनका कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके। अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है चार्ज की, कि जो लाइक चार्ज होते हैं, मतलब अगर पॉजिटिव की बात करें या नेगेटिव की बात करें, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे और नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, ये करेंगे रिपेल। क्या करेंगे? रिपेल। ठीक है, क्या करेंगे? रिपेल। जबकि जो अनलाइक चार्ज होंगे, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये क्या करेंगे? हमेशा अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है बात? ठीक है ना? आई होप समझ में आ गई होगी आपको बात। चार्ज की एक जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसके बारे में डिटेल में तो आप क्लास 12th में पढ़ोगे, है ना, बट फिलहाल एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया है इसके ऊपर, तो हम बता देते हैं कि चार्ज हमेशा क्या होता है? क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज होने का मतलब ये है कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसको अगर हम फंडामेंटल चार्ज कहें, क्या कहें? फंडामेंटल चार्ज, तो किसी भी चार्ज को हम उस फंडामेंटल चार्ज की मल्टीपल इंटीजर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि मल्टीपल इंटीजर होता है फंडामेंटल चार्ज का, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज का। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? Q = +-Ne। यहाँ पर ये जो प्लस माइनस सिंबल है, ये सिर्फ ये चार्ज का नेचर डिनोट कर रहा है। ठीक है, वैसे कोई बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है ना। यहाँ पर Q क्या है? Q को बोलते हैं चार्ज, और N क्या है? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जो हमें पता ही है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, ये भी मैंने लिखवाया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। क्लियर है बात? अब बच्चों इसी के बेस पर एक न्यूमेरिकल है जो एनसीईआरटी की बुक में भी दिया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम स्मॉल n को बोलते हैं, यानी कि स्मॉल n की वैल्यू निकालनी है हमको, हमने लिख लिया पहले। कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज की वैल्यू कितनी दी है? 1 कूलम। कितनी दी है? 1 कूलम, यानी Q की वैल्यू हमको कितनी दी है? 1 कूलम। और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हमको पता होता है, भले ये क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो। क्लियर है बात? तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? Q = Ne वाला फार्मूला लगाएंगे, और यहाँ से हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो E को उधर ले जाएंगे, तो फार्मूला क्या बन जाएगा? N = Q/E, और यहाँ से क्या मिलेगा हमको? Q की वैल्यू पुट करेंगे तो Q की वैल्यू कितनी है? 1, और अपॉन E की वैल्यू पुट करेंगे तो E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 6.25 इंटू 10⁻18। और ये क्या है? नंबर है, और नंबरों के आगे कोई यूनिट नहीं लगती, वरना आप ये सोचो कि यहाँ पे कुछ कूलम वूलम कुछ यूनिट लगा दें, है ना, तो यूनिट नहीं लगानी है यहाँ पे। ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकाले हमने। ठीक है ना बेटा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसी से एक डेफिनेशन निकल कर आती है 1 कूलम ऑफ चार्ज की, जिसको हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज की एक डेफिनेशन निकल कर आती है यहाँ से। क्या डेफिनेशन है देखते हैं। देखो क्या डेफिनेशन है। डेफिनेशन लिखी है, अ बॉडी सेड टू हैव 1 कूलम ऑफ चार्ज। किसी भी बॉडी पर 1 कूलम चार्ज कब माना जाएगा? ठीक है, किसी भी बॉडी पर 1 कूलम चार्ज तब माना जाएगा जब उस बॉडी का अगर हम न्यूट्रल बॉडी से कंपैरिजन करके देखें, न्यूट्रल बॉडी से, तो उसके कंपैरिजन में उस बॉडी पर 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम 18 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो या फिर अधिकता हो, यानी कि एक्सेस हो, एक्सेस या डेफिशिएंसी। ठीक है, समझ में आ गई बात? एक यानी कि 1 कूलम चार्ज हम कब 1 कूलम चार्ज कब कहा जाता है किसी भी बॉडी पर?
तब कहा जाता है जब उसे हम न्यूट्रल बॉडी से कंपैरिजन करें और न्यूट्रल बॉडी से कंपैरिजन करने पर ये देखें कि न्यूट्रल बॉडी के कंपैरिजन में उसमें 6.25 इंटू 10⁻18 जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है उसकी कमी है या फिर अधिकता है उस चीज़ से, ठीक है ना। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।